संतगण के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं आज बालकनाथ जी के निमंत्रण पर यहां एकमात्र काम के लिए आया हूं। स्वर्गस्थ चांदनाथ जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ। आज बाबा मस्तनाथ की ये महान तपोस्थली में चांदनाथ जी की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है और देश भर से कई नामी संत यहां पर चांदनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मेरा चांदनाथ जी से संपर्क तो उनके जीवन काल के बहुत अंत समय में आया। वो सांसद थे और मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सांसद के नाते संपर्क आते आते उनकी आध्यात्मिक गहराइयों की अनुभूति मुझे कई बार हुई, मगर मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि अध्यक्ष जी मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। कोई कार्यक्रम नहीं था, बालकनाथ जी भी थे उस वक्त, कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं उनको मिलने के लिए ही आया था। उन्होंने एक स्लेट पेन लेकर कुछ चंद बातें लिखी थी और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इसमें से काफी बातें पूरी भी हो चुकी है, जिससे देश को बड़ा यश मिला। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि ये असंभव दिखते हुए सभी कार्य, इसके पीछे यत्न नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम समय में ये कार्य पूर्ण होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही ये यश लिखा है। और मुझे ठीक याद है और मैं आज सबके सामने स्वीकार भी करना चाहता हूं कि मुझे कोई बड़ी श्रद्धा नहीं थी। मुझे लगा कि चांदनाथ जी का जीवन समाप्त होने को आया है, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और शुभ भाव से आशीर्वाद दे रहे हैं। परंतु जैसे ही समय जाता गया, एक के बाद एक घटनाएं होती गई और साथ अर्थ में असंभव लगती हुई सारी बातों को मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है। ये इनके संकल्प का, इनके पुण्य का एक बल उन्होंने जो ये शुभ कामों के पीछे लगाया था, शायद इसका ही ईश्वर ने परिणाम दिया होगा। मित्रों, भारत अनेक संप्रदायों की भूमि, हजारों सालों से, अनगिनत सालों से यहां अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने यहां तपस्या करते करते सृष्टि के अनेक रहस्यों को उजागर भी किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। उसमें से एक संप्रदाय नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय का स्थान हमारे हिंदू संप्रदायों में एक अद्वितीय स्थान रहा है और कहते हैं कि नाथ संप्रदाय की शुरुआत आदिनाथ स्वयं शिव ने की है। मैं बहुत बाल्यकाल में अजंता इलोरा की गुफाओं में गया था और वहां शिव जी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, वो सारी प्रतिमाओं के कान में कुंडल मैंने देखा है। और नाथ संप्रदाय भी आज भी आदि गुरु की स्मृति में कान में कुंडल लगाकर वो परंपरा का वहन करता है। और नाथ संप्रदाय में 9 नाथों की परंपरा में इसी स्थान पर महंत चौरंगी नाथ से लेकर बाबा मस्तनाथ से लेकर यहां पर
अब बालकनाथ जी तक कई संतों ने समाज सेवा के अनेक आयाम यहां गढ़ने का काम किया है और इसी के कारण आज इस मठ के प्रति पूरे पंथक में, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, एक श्रद्धा भाव का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसके साथ साथ मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बनाए और एक प्रकार से यज्ञ भी चालू किया है। मुझे मालूम है जब कोरोना का काल आया, मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करता था। हरियाणा में जो 5-6 संस्थाओं से मैंने बात की थी, इसमें एक बालकनाथ जी से भी बात करी, परंतु अविरत रूप से इस मठ ने आगे बढ़कर यहां पर सेवा का एक यज्ञ करा था। और यहां पर 8वीं शताब्दी से जो सेवा की परंपरा चालू रही है, महंत चांदनाथ जी को भी मिला था और अब उनके शिष्य बालकनाथ जी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार संतों महंतों को नीति घड़ने वाले हमारे स्थानकों में प्रवेश का प्लेटफॉर्म रही है। महंत चांदनाथ जी भी राजस्थान में विधायक रहे, बाद में अलवर से सांसद बने। बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। और ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, वो परंपरा से विधानसभाओं और संसद में अनेक संस्कृति को घड़ने के आयाम हमारे संतों महंतों ने हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं में रखे हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। अभी अभी एशियाई खेल 2022 समाप्त हुए और हम सब के लिए आनंद का विषय है और हरियाणा के लिए और आनंद का विषय है कि एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का सबसे पहली बार आजादी के बाद भारत को सम्मान मिला है। हर खेलों में, चाहे टोक्यो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, डैम्प ओलंपिक हो, थॉमस कप हो, कॉमनवेल्थ हो और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं, हर जगह पर 2014 के बाद उत्तरोत्तर भारत ने प्रगति करी। इसका मुख्य कारण है मोदी जी ने खेलों के लिए सिर्फ भाषण नहीं किए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं की खोज करना, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके वित्त पोषण और शरीर के पोषण की चिंता करना, प्रतिभाओं के बीच में से पारदर्शी तरीके से खिलाड़ियों का चयन करना और उसके बाद वो खिलाड़ी विश्व के रिकॉर्ड के बराबर हो, तब तक उसके खेलों में उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत रहना। अनेक विध योजनाएं और अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं गेम चेंजर साबित हुए हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, तब हर क्षेत्र की तरह खेलों में भी भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज इस मंच से मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी G20 हुआ, आप सभी ने देखा होगा। G20 में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सुबह राष्ट्रपिता की समाधि पर एक साथ पहुंचकर
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते थे, वो दृश्य समग्र भारत के लिए गौरव का दृश्य है। और मोदी जी ने जो दिल्ली घोषणा पत्र रखा, वो दिल्ली घोषणा पत्र को इतनी विषम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति में, जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, पूरी दुनिया बटी हुई है, सर्वानुमत से पारित कर राष्ट्र को बहुत बड़ा यश दिलाया है। और कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में हमारे अर्थतंत्र को गति देने वाले सिद्ध हो गए और कूटनीतिक क्षेत्र में भारत को बहुत आगे ले जाएंगे। आज यहां पर मैंने एक फिल्म देखी, बाबा मस्तनाथ का समाधि का मंदिर, एक कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर जो चांदनाथ जी का स्वप्न था, उसका काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। विगत 9 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को पुनरुद्धार करने का काम किया है, पुनः चेतना प्रस्थापित करने का काम किया है। कई सालों से हम राह देख रहे थे, 550 साल का संघर्ष और एक आंदोलन रहा। अयोध्या में राम मंदिर श्री राम की जन्मभूमि पर बने। कई सालों तक हम लड़ाई लड़ते रहे, मगर 2019 में देश ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और एक दिन सुबह रक्त की बूंद बहाए बगैर मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मित्रों, जनवरी 2024 में हम सब बहुत भाग्यवान है कि हमारे जीवन में ही हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बना, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, सोमनाथ सुवर्ण से मंडित हो रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार हुआ, करतारपुर कॉरिडोर बना और कश्मीर में शारदा पीठ, आदि शंकर की शारदा पीठ की पुनः स्थापना करने का काम यही 9 साल। ये 9 साल एक प्रकार से हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 9 साल है। योग के माध्यम से मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर योग और आयुर्वेद को, भारत की ये पुरातन हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर को लोकप्रिय बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ ही काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम और काशी सौराष्ट्र संगमम के माध्यम से दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का काम भी मोदी जी ने कहा है। और पार्लियामेंट का जब नया बिल्डिंग बना, तब पूरे विधि विधान के साथ चोल साम्राज्य के प्रतीक धर्मदंड सेंगोल को हमारी पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इससे समग्र देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन को एक बहुत बड़ी गति और चेतना मिली है।